चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। कल हमने देखा था 3 जो स्टूडेंट थे, ठीक है, जिनके ऊपर यूएपीए लगाया था, उनको हाई कोर्ट ने रिहाई करने का आदेश दे दिया था पुलिस को, ठीक है। तो इसी के चलते चलते सरकार या फिर कह लीजिए पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, ठीक है, कि अभी इनको जो है रिहाई नहीं किया जाना चाहिए। और हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको रद्द करने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सही है, हम उसको रद्द नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो कल यूएपीए के बारे में हम नहीं देखे थे, इसलिए आज हम देख लेते हैं क्या है ये एक्ट और क्या क्या इसमें में प्रावधान है, ठीक है। यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। इसके पहले था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसमें संशोधन किया गया 2019 में। पहले प्रावधान की यदि हम बात करें तो पहला प्रावधान कहता है सरकार किसी भी ग्रुप को आतंकवादी संगठन करार दे सकती है या फिर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। देखो, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन कमिट्स करता है या फिर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, आतंकवादी से रिलेटेड गतिविधियों में। दूसरा, यदि वो टेररिज्म को प्रिपेयर करता है, टेररिज्म के लिए लोगों को, यदि वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है, या फिर वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो इसके चलते चलते सरकार उसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर सकती है। और जो अभी का जो बिल है ये एडिशनली पावर देता है सरकार को कि वो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट के रूप में डेसिग्नेट कर सके। अब यदि सरकार को पता चल जाता है कि आतंकवादी संगठन है तो सरकार क्या काम करेगी, सबसे पहले उसकी संपत्ति को जब्त करेगी, ठीक है। तो इसमें ये बात कही गई है कि यदि उस ग्रुप की संपत्ति को जब्त करना है, सीजर करना है, तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। किसकी? एनआईए से अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद एक और प्रावधान है इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए। देखो, अंडर द एक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस कौन कंडक्ट कर सकता है इस इन्वेस्टिगेशन को? तो ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर इससे भी ऊपर के जो अधिकारी हैं ना, वो लोग ही इस प्रकार के केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बिल है वो एडिशनली पावर देता है ऑफिसर्स ऑफ द एनआईए, द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या फिर उससे जो बड़ी पोस्ट वाले हैं उन लोगों को इन्वेस्टिगेट केस के मामले में। तो अब न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन एक बात और इसमें कह दी है। उन्होंने ये कहा है 15 जून का जो डिसीजन है ना, इसको आप प्रेसिडेंट इन एनी प्रोसीडिंग नॉर रिलाइड ऑन बाय द पार्टीज़, ठीक है। इसको आप एक प्रकार से समझा जाए तो आप इसको नमूने के तौर पर फिर कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, कहीं और पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यदि कोई डिसीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो उसको रिकॉर्ड के रूप में सेव करके रखती, ताकि यदि आने वाले टाइम में इस प्रकार का केस आता है तो उसी का हवाला देते हुए कोर्ट उसी प्रकार का डिसीजन देती है। तो इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है मनरेगा से रिलेटेड। तो मनरेगा के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसका नाम दिया गया था नरेगा, ठीक है। नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। 31 दिसंबर 2009 से योजना का नाम फॉर्मली मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। और यदि हम बात करें मनरेगा के पहले चरण की शुरुआत है ना, तो नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसके 2 चरण थे। पहला चरण 2006 से 7 में लागू हुआ था, जिसमें देश के 27 राज्यों
को चुना गया था और इनके 2 से ज़िले इस योजना में शामिल थे। अब जो भी ज़िले चुने गए थे ना, वो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे 150 ज़िले थे 200 में से, जहाँ पर काम के बदले अनाज वाला कार्यक्रम पहले से चल रहा था। तो मनरेगा में 2 कार्यक्रमों का विलय किया गया था। कौन कौन से थे? पहला संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और तथा काम के बदले अनाज योजना, ये दोनों का विलय मनरेगा में कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रमुख यदि हम प्रावधान देखें तो सबसे पहली बात ये है, ये हमें रोज़गार की गारंटी देता है। ठीक है, ये एक कानून है। यदि आपको निर्धारित तिथि, निर्धारित दिनों के अंदर अंदर में यदि काम नहीं मिलता है, सरकार काम नहीं देती है, तो उसके बदले में फिर सरकार को आपको भत्ता देना पड़ेगा। तो गतिविधियों को चयन कौन करेगा? प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पंचायत समितियों के द्वारा इस कार्यक्रम की गतिविधियों का चयन करने का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले जो भी लोग काम मांगना चाहते हैं तो उनको ग्राम पंचायत समिति में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पूरे साल भर होते रहता है। इसके बाद जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पंजीयन हो गया है, फिर ग्राम पंचायत उनको जॉब की गारंटी के जॉब कार्ड प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जॉब कार्ड आपको मिल गया है तो इसके 15 दिन के भीतर में आपको रोज़गार मिल जाना चाहिए। यदि आपको नहीं मिलता है रोज़गार तो आप इसकी डिमांड कर सकते हैं भत्ते के लिए। दूसरी बात ये है, इसमें डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया है। जैसे कि आपका गांव जहां है वहां से 5 किलोमीटर के अंदर में ही आपको काम अवेलेबल कराना है। उससे दूर यदि आपको भेजा जा रहा है तो फिर उसका आपको अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा जब शुरू में तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मज़दूरी की दर रखी गई थी, लेकिन बाद में फिर इसको बढ़ाकर 202 रुपये कर दिए गए। अब और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, ये तो काफ़ी पुराना डेटा है। और इसमें एक बात अच्छी है कि इसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और इनकी जो मज़दूरी है वो पुरुषों के बराबर ही रहेगी। तो न्यूज़ हम देखने वाले हैं राजस्थान से। राजस्थान में लोगों की ये चिंता है कि पिछले साल जितना काम हमको मनरेगा में मिला था उतना इस साल हमें नहीं मिला है। ठीक है, केवल 18.8 लाख लोगों ने ही इस साल में मनरेगा के तहत काम पाया है, ऐसा कहना है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का। तो यदि हम डेटा की बात करें ना कि पिछले साल कितने लोगों को मिला था, इस साल कितने लोगों को मिला है, तो देखो 50 लाख लेबर्स इंगेज हुए थे मनरेगा में। ठीक है, पिछले साल हम जून की बात कर रहे हैं। इस साल यदि हम देखें तो 18.8 लाख लोगों को ही काम मिल पाया है इस साल में। और जबकि हम जानते हैं कि गांव की जो जनता है टोटली इस स्कीम पर निर्भर करती है। ठीक है, काम जो है सैंक्शन नहीं किया गया था लार्ज स्केल पर गांव पंचायतों के द्वारा, और जो लोग डिमांड कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट की एज ए स्टैट्यूटरी राइट, वो भी उनको जो है नहीं मिल पाया है। इसके अलावा जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने लेबरों की जो संख्या थी उसको निर्धारित कर दी थी कि यदि साइट में कहीं काम चल रहा है तो 30 से ज़्यादा लोगों को आप नहीं रख सकते हैं वहाँ उस साइट में। तो इसी के चलते चलते और भी ज़्यादा गलतफहमी फैली थी। ठीक है, इसके कारण और भी जो है अन्य जगह काम नहीं लग पाया है। सबसे बड़ा एक रीज़न ये हो गया था। इसके अलावा कुछ और डिमांडें की गई हैं, जैसे कि अभी जितने भी दिन काम प्रोवाइड किया जाता है मनरेगा में, तो अब कम से भी कम 50 दिन एक्स्ट्रा काम उन लोगों को दिया जाना चाहिए। एक डिमांड तो उन्होंने ये करी। दूसरी बात है काम मांगो कैंपेन। ठीक है, कई सारे ब्लॉकों में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, HTBT कॉटन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, तो उसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। BT कॉटन, ठीक है, केवल एक ऐसा कॉटन है जिसको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप के अंतर्गत डाल सकते हैं। इसको अप्रूव किया गया है सेंटर के द्वारा।
कमेरिकल कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है, बेचने के हिसाब से आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसकी? बीटी कॉटन की। ये किस प्रकार की क्रॉप है? ये है ट्रांसजेनिक, मतलब इसके जीन्स में चेंज किया गया है और इसको बनाया गया है बीटी कॉटन। अब ये जो बीटी कॉटन है ना, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने कर दिए हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये जो इसमें कुछ कीट वगैरह लगते हैं ना, वो उनसे ये फाइट कर सकता है, कॉम्बैट कर सकता है। जैसे कि कॉटन बुलवॉर्म हो गया, जो कि कॉमनली जो पेस्ट है ना, इनसे लड़ने के लिए ही इसको बनाया गया है। इसमें हमें एक वर्ड यूज़ आएगा, हर्बिसाइड। तो एक प्रकार का केमिकल है जो कि किसान लोग अपने खेतों में छिड़कते हैं, ताकि जो फसल के अतिरिक्त जो घास वगैरह उग जाती है ना, उसको वो मार सकें, वो सूख जाए। उसकी किलिंग के लिए इस प्रकार हर्बिसाइड का यूज़ किसान लोग करते हैं, जिसको हिंदी में शाकनाशी भी कहा जाता है। देखो, अभी तो हमने बीटी कॉटन देखा था, अब इसके बाद एचटी बीटी कॉटन का वेरिएंट भी हमको देखने को मिलता है, जो कि कॉटन के पौधे को यदि किसान लोग हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का छिड़काव कर देते हैं, तो उससे कॉटन का जो पौधा है वो मरता नहीं है, केवल घास ही मरती है। ठीक है, लेकिन इसको ना रेगुलेटर लोग अप्रूव नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इससे ये इफ़ेक्ट है कि कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब इससे कैंसर फैल सकता है। इसी के चलते चलते फियर है लोगों को। एक रीज़न तो हम देख लिए हैं, इसके बाद वाला जो रीज़न है वो ऐसा है कि देखो, हम पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं फसलों में, और यदि घास अपने अंदर में एक रेजिस्टेंस को पैदा कर लेती है, मतलब कितने भी हम छिड़काव कर लें, अब फिर वो मरने ही वाली नहीं है। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। ये क्रिया होती है किसके द्वारा? परागकण के द्वारा, पॉलिनेशन के माध्यम से ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसी के चलते चलते कई सारे सुपर वीड भी जो है कि वैरायटी तैयार हो जाएगी, ये डर है। सुपर वीड मतलब ऐसी जंगली घास जो कि पेस्टिसाइड से भी नहीं मरती है, उसको हम कहते हैं सुपर वीड। तो न्यूज़ में कुल मिला के ये बात बताई गई है कि कॉटन का अवैध रूप से बिक्री चालू है। ठीक है, जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एसटीबीटी कॉटन की कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं ना, कि एसटीबीटी कॉटन का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। बीटी कॉटन तो सही है, लेकिन एसटीबीटी के लिए रेगुलेटर्स लोग जो है अप्रूवल नहीं देते हैं। तो आखिर ये काम कौन कर रहे हैं? तो देखो, सरकार कहती है हमारा काम तो ऐसा है कि हम लाइसेंस ही नहीं देंगे उनको। ठीक है, लेकिन ये जो काम कौन करता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसको फ्लाई किया जा रहा है नाइट ऑपरेटर्स के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमको देखना है गल्फ़ ऑफ अडेन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है इसको। तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, गल्फ़ ऑफ अडेन की खाड़ी है। ठीक है, गल्फ़ ऑफ अडेन की लोकेशन यदि हम देखें तो अरब सागर इसके किधर पड़ता है? तो अरब सागर इसके पड़ता है पूर्वी वाली दिशा में। और यदि हम नीचे तरफ में देखें, दक्षिण की तरफ, तो इंडियन ओशियन स्थित है। ठीक है, इसके अलावा गल्फ़ ऑफ अडेन हम देखिए, बाब इल मंडेब। ठीक है, एक ये हमको देखने को मिला है। यदि और इसके हम आगे बढ़ें तो पश्चिमी वाले हिस्से में रेड सी देखने को हमको मिलता है। मेजर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यमन है, नीचे सोमालीलैंड है, डिजिबूती और इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ये सब मेजर कंट्रीज़ हैं, इसके साइड में स्थित हैं, और सऊदी अरेबिया। अब हम पार्टिकुलर इसका एरिया देख लेते हैं, कौन कौन सा ओशियन या फिर कौन सा देश किधर में इसके पड़ता है। तो देखो, इसको हम ना गल्फ़ ऑफ बरबेरा के नाम से भी जानते हैं। ये डीप वाटर गल्फ़ है। कहाँ कहाँ पर? नॉर्थ में पड़ता है यमन, इसके अरब सागर पड़ता है इसके ईस्ट वाले हिस्से में। ठीक है, डिजिबूती पड़ता है इसके वेस्ट वाले हिस्से में, एंड गारडूफी चैनल
और सोकोतरा, यमन, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं पश्चिम वाले हिस्से में। और यदि हम साउथ वाले हिस्से की तरफ जाएंगे, इसके नीचे तरफ में जाएंगे, तो सोमालिया है साउथ में। ठीक है, यदि हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो ये कनेक्ट करती है विद द रेड सी थ्रू द बाब इल मंडेब स्ट्रेट। और यदि पार्टिकुलरली हमसे लोकेशन पूछी जाए तो ईस्ट वाला अफ्रीका और वेस्टर्न वाला एशिया। ठीक है, यदि हम इसको, ये अफ्रीका है हमारा, तो अफ्रीका का ईस्ट वाला पार्ट इसमें शामिल है और एशिया का इसमें शामिल है वेस्टर्न वाला हिस्सा, पश्चिमी एशिया इसमें शामिल है। अब यदि हम बात करें न्यूज़ की तो देखो, इंडिया और 3 यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने नवल एक्सरसाइज को चालू कर दिया है। ठीक है, तो मेड इन इंडियन नेवी, यूरोपियन यूनियन नवल फोर्सेस, EU नेव 4 एक्सरसाइज बिगन हो गई है गल्फ ऑफ अडेन। कब? फ्राइडे से। इसमें 5 जो वारशिप्स हैं फ्रॉम 5 नेवीज आर पार्टिसिपेटिंग, और ये एक्सरसाइज चलने वाली है 2 दिन के लिए। ठीक है, INS त्रिकंड पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में, और इटली का ITS कैरिबिनियर भी इसमें शामिल है। स्पेनिश नेवी का ESPS नेवारा और FS टोनर, FS सरकोफ ऑफ फ्रांस, ये सारे नाम यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से वारशिप इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, फॉरेन वाले पेज से आज पार्टिकुलरली यदि हम देखें तो टर्की की न्यूज़ आई है, तो हम टर्की का मैप देख लेते हैं। पहला जो मैप है हम लिए हैं ताकि बाउंड्रीज पता चल सके कौन कौन से देशों के साथ टर्की अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पीला कलर जो आप देख रहे हैं यही है टर्की। अब हम देख लेते हैं लोकेशन। ठीक है, टर्की के यदि हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ वाले हिस्से में हमको देखने को मिलता है ब्लैक सी। ठीक है, यदि हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्व में आर्मेनिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्मेनिया के ऊपर है जॉर्जिया, आर्मेनिया के नीचे है ईरान, ईरान के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। ईरान के नीचे है इराक, और फिर इराक से ही लगा हुआ है सीरिया। इस प्रकार से हम यदि देखें तो इसके पूर्व वाले हिस्से और दक्षिणी वाले हिस्से में सीरिया, इराक, ईरान के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। साइप्रस पानी के माध्यम से अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है, दोनों देश एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी इसके पड़ता है पश्चिम वाले हिस्से में और साउथ वाले हिस्से में। ठीक है, और हम इसके पश्चिमी तरफ जाएंगे तो ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ग्रीस के साथ में और बुल्गारिया के साथ में। 2 मेजर रिवर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। एक है टिग्रिस जो कि इराक और टर्की से होकर गुजर रही है। दूसरी जो मेजर रिवर है वो है यूफ्राटिस। ठीक है, सीरिया और टर्की 2 देशों को यहाँ पर शो किया गया है, तो 2 देशों के से ये 2 नदियाँ जो है बहती हैं। और लेक वेन इसके किधर पड़ती है, तो इसके जो पूर्वी वाला रीजन है वहाँ पर स्थित है लेक वेन। ये पिक्चर आप देख रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। ठीक है, तो ये बात बहुत दिनों से चल रही है कि अमेरिका और नेटो अपनी सेनाओं को अफ़गानिस्तान से वापस लेकर के जाने वाले हैं। तो तुर्की और US के बीच में एक समझौता हुआ है। तुर्की का कहना है कि अफ़गानिस्तान का जो एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है, तुर्की सिक्योर करेगा काबुल एयरपोर्ट को, ऐसा कहना है तुर्की का। और इस बात से बाइडन भी एग्री हो गए हैं कि हम जो है प्रोवाइड करेंगे सर्टेन फॉर्म्स ऑफ US सपोर्ट। और एयरपोर्ट का नाम है हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट।